मेरा नाम अंजलि है। मैं अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया था और आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे शादी ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी मेरा यह राज सबके सामने खुलकर आए। मैंने अपनी माँ के सामने रोकर विनती की थी कि प्लीज़ मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। कहने लगी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, शादी करके हम अपने फ़र्ज से आज़ाद हो जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, यह सोचकर ही हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा मजबूत बंधन है कि तुम अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगी और हम भी सुकून से मर सके। मेरी जिद देखते हुए मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ भी जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को यूँ रोते हुए नहीं देख सकती थी। मजबूरी में ही सही, लेकिन मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। ऐसे भी यह रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी पर था। और इस तरह मेरी शादी की तारीख फिक्स हो गई और मैं विदा होकर आज अपने पति के घर आ गई थी। मेरी जेठानी ने मुझे कमरे में बिठाया और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ी से चल रही थी। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। जैसे तैसे समय गुजर रहा था। मेरा डर बढ़ते जा रहा था कि कुछ ही देर में मेरा पति अमित कमरे में आ जाएगा और यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि उसके बाद क्या होगा। मैं अभी इन्हीं सोच का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने मेरा पति अमित खड़ा था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा दिल निकल कर अभी बाहर आ जाएगा, क्योंकि दिल में कुछ होने लगा था। उसने एक नज़र मुझे देखा। पता नहीं क्यों उसके माथे पर बल पड़े। वो अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से उसने बंद किया था और फिर बाहर चला गया। दरवाजे के बंद होने पर मुझे यूँ लगा जैसे मेरी सांस सी आ गई है। कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला तो मेरी जेठानी मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, अमित इस मामले में बड़ा ही वहमी है। बेड की चादर देखकर उसने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। वह गुस्से में दंदना हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछा देना, और अभी मैं कमरे में देखकर आ रहा हूँ तो बेड पर सफ़ेद चादर नहीं है, वहाँ पर तो नीली चादर बिछी हुई थी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कुंवारी है या फिर चरित्रहीन। अपनी जेठानी के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया था। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो अमित कमरे में दाखिल हुआ था। मैं संभल कर बैठ गई। इस बार उसके चेहरे के तने हुए भाव थोड़े नॉर्मल थे। वो मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा मैं डर के मारे कांपने लगी थी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़ा, ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। कुछ देर बाद मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। कहने लगा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें हमने भाभी से सुनी थी वह सभी तुम्हारे सामने कम है। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि जितनी भी तारीफ की थी कम थी। तुम तो उन तारीफों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। यह कहकर जैसे ही उसने जेब से एक मखमली डिब्बिया निकाली, जिसमें शायद मेरे मुंह दिखाई का कोई तोहफा था। मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। उसने एक चैन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा। चैन पहनते हुए अमित की उंगलियां मेरे गर्दन पर शरारत करने लगी थी, तो मेरी जान पर बनाई थी। उसकी आंखों की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में छाया खुमार मेरी जान निकाल रहा था। धीरे धीरे वह मेरे करीब आने लगा था, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गई। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, अंजलि शादी हुई है हम दोनों की। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। हम दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं है। यह कहते हुए अमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद धीरे धीरे वो मुझे धीरे धीरे विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी डरी हुई थी। अमित फिर मुझे समझाने लगा, देखो अंजलि, ये हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है ये जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती है, लेकिन मेरा विश्वास करो, उससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई पति हूँ तुम्हारा, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे डर और घबराने की वजह
कुछ और ही थी। मैं अपने कमरे में आने से पहले ही नींद की गोली खाकर आई थी, इसलिए धीरे धीरे मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई थी। बस मुझे यह याद था कि अमित मुझे हिला जुला रहा था, कह रहा था, अंजलि तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सिराने बैठी थी और मेरी ननंद भी मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई थी और अमित कमरे में चहलकदमी कर रहा था और मेरे सास ससुर भी कमरे में ही मौजूद थे। यह सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी जेठानी कहने लगी, लेटी रहो। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थे। उसने मुझे होश में आते देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो तो अमित से कहना कि ड्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी और कहने लगी इनको रेगुलर इस्तेमाल करवाना। जल्द ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। यह कहकर वह अभी कमरे से बाहर निकल गई। पीछे पीछे मेरी ननंद और सास ससुर भी चले गए। मैंने अमित की तरफ देखा तो उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल रखे थे। मेरे पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, यह क्या तमाशा है? तुमने रात को नींद की गोलियां क्यों खाई थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नजरें चुरा ली और कहने लगी, आर यू मैट? अंजलि, तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था? मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, तो इस बात का यह मतलब था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया? कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर अपने कमरे में तो नहीं आती। हर लड़की को ही शादी की रात कुछ ना कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वह एक नए रिश्ते में बंधने जाती है और पति से उसका संबंध भी काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोली नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। अमित ने मेरी ड्रिप उतार दी थी और मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा कि आज की रात के लिए मैंने बहुत से सपने अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ समय देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात वाली हरकत मैं दोबारा नहीं चाहता। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं तो यही चाहती थी कि वह मेरे करीब ना आए, मुझसे कोई रिश्ता ना बनाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन यह कब तक मुमकिन था? मुझे 4 दिन दे देता, 1 हफ्ता दे देता, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दे देता। उसकी आंखों की बेचैनियाँ देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे मैं इस इंसान के उभरते मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वो मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना ही मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी। यह एक ज़बरदस्ती का बंधन था। लेकिन खैर, मेरा सारा दर्द उस बेडशीट से आता था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आती थी। अगर रात को मैंने मेडिसिन ना खाई होती। अमित कहने लगा कि खूबसूरत और मासूम हो। तुम्हें देखकर तो मेरा दिल मुझे बेईमानी करने से रोक देता है, लेकिन खैर, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी। यह कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक ननंद थी, वह भी शादीशुदा थी। मेरे एक जेठ जेठानी थे, वह अपने अलग घर में सेटल थे और सास ससुर यहीं मेरे पास ही रहते थे। छोटी सी फैमिली थी। मेरे जेठ जेठानी और ननंद अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी नंद का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। अमित ने 2-3 दिन मुझे कुछ नहीं कहा था, बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 3 दिनों में मैं यह जान चुकी थी, वह कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं लाता था। कहता था, मुझे नफरत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और की इस्तेमाल की गई हो। एक बार खाने के बीच मेरी ननंद ने अमित की गिलास में पानी पी लिया था और वही गिलास मेरी ननंद ने अमित के सामने दोबारा से रख दिया था। लेकिन मैंने देखा कि अमित ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया था। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया था तो वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। कहने लगा, कोई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहने लगा, प्लीज़ मेरी चीज़ को इस्तेमाल मत किया करो अंजलि, मुझे बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन होता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल जैसे थम सा रहा था, क्योंकि जिस
हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अमित की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता कि जब मुझसे वह दोबारा अपने रिश्ते का हक वसूल करेगा तो मैं क्या करूँगी। उस वक्त ये सोचकर मेरा दिल धड़कने लगता था। मेरी शादी को 10 दिन गुजरे थे तो मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी थी। अब तो मेरी जिठानी और नंद भी अपने अपने घर जा चुकी थी। घर में सिर्फ मैं और अमित और मेरे सास ससुर बचे थे। शाम को जब अमित अपने ऑफिस से वापस आया तो खाने के बीच मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी और मेरे पीछे आ गया। कहने लगा, बहुत जालिम हो, 10 दिन गुजर गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पकड़े और सिंक में रखते हुए कहने लगा, छोड़ो यह काम और चलो मेरे साथ कमरे में। मेरा हाथ थामे वह मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और यूं थर-थर काँपने लगी थी मैं। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी। मुझे डर का एहसास हो रहा था। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर अमित ने मुझे बेड पर बिठा दिया और कहने लगा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अंजलि? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी के सामने भी अच्छी भली बातें करती हो, घर के सारे काम भी कर रही हो, मम्मी पापा को अच्छे से ध्यान भी रखती हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरी तरह से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगा, मैं किस लिए हूँ? तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जरा भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। यह कहकर उसने मेरे चेहरे पर आई लट अपनी उंगलियों से पीछे की थी। फिर धीरे धीरे वो अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा, लेकिन मैंने फौरन से उसका हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज अगर मुझे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं वह भी करूँगा, लेकिन पीछे नहीं हटूँगा। बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूँगा। यह कहकर उसने मेरे बाल खोल दिए थे। मेरी हालत यह थी कि मैं अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके हुए थे। इससे पहले कि वो मेरे और करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका था। मैंने कहा, अमित प्लीज़ मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी शरारत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। उसकी गरम गरम सांसें मेरी गर्दन पर पड़ने लगी थी और एकदम से ही मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, अमित मुझे घुटन सी हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा? तुम बेहोश हो जाओगी? ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर लूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। अब वह मेरे बेहद करीब आ चुका था, मुझे अपनी बाहों में समेट चुका था। अब मैं कुछ और नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वह फौरन से मुझसे पीछे हटा और कहने लगा, वह सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। वह सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का संदेश था। पहले वह मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वह हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या तुमको मेरे पास आने से भी डर लगता है और मेरे दूर जाने से भी डर लगता है? अभी 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। एक बार सफ़ेद चादर ले आओ। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथों से जुदा किया और खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वह चादर तो मैं छुपा चुकी थी। काफ़ी देर तक वह चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने अपनी ठंडी आहें भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर लेट गया और कहने लगा, सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बचा दी। पता नहीं भाभी ने कहाँ रख दी। है सुनकर मैं चुप हो गई थी। फिर कहने लगा, अंजलि तुम मेरी आदत को इतने दिनों में अच्छी तरह से समझ गई होगी। मुझे ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, सावधानी ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से अपनी इज्जत गंवा कर आई हो। यह कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सो गया, लेकिन मेरी तो जैसी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अगले दिन अमित मुझसे कहने लगा, उसका एक दोस्त है जो बाहर अमेरिका गया था, अभी वापस आया है और उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई, इसलिए वो कह रहा था अपनी शादी की पार्टी दो। यह सुनकर अमित मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैंने उसे आज डिनर पर बुलाया है, तुम खाने का अच्छा खासा इंतजाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने पूरा खाना फटाफट बना लिया था। मैंने किचन में सब कुछ तैयार करके रखा था और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। शाम तक अमित का दोस्त आ गया था। अमित किचन में आया और पूछने लगा, सब तैयार है? मैंने कहा, हाँ, डाइनिंग पर लगा दिया है।
फिर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद अमित मुझे भी बुलाने लगा, कहने लगा तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा मैं क्यों, किसी अजनबी से मिलूँ, वह आपका दोस्त है। तो कहने लगा वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डाइनिंग रूम में ले जाने लगा, लेकिन डाइनिंग रूम में जाने से पहले ही उसके दोस्त पर मेरी नज़र पड़ी थी और मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन आसमान मेरी आंखों के सामने घूम गए थे। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया था और मैं वहीं पे बैठ गई। अमित कहने लगा अंजलि क्या हुआ तुम्हें, चलो मेरे दोस्त से एक मुलाकात कर लो, वह तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कहा अमित पता नहीं क्यों मेरा सर चकरा रहा है, मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए अमित ने मुझे कुछ नहीं कहा और खुद ही अपने दोस्त के पास चला गया और मैं कमरे में चली आई। मेरे डर की असली वजह वही तो इंसान था जो अभी अभी अमित का दोस्त बनकर हमारे यहाँ डिनर पर आया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। यही कड़वी हकीकत थी जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोहित से मेरी पहली मुलाकात एक गिफ्ट शॉप में हुई थी। हम दोनों एक ही कार्ड लेना चाहते थे और इत्तेफाक ऐसा था कि वह कार्ड बस एक ही था जिस पर हमारी बहस हुई थी, क्योंकि सेम वैसा ही कार्ड दूसरा उस शॉप पर नहीं था। हम दोनों उस कार्ड को लेकर बहस करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद रोहित ने वह कार्ड मुझे दे दिया था, लेकिन उस कार्ड पर उसने अपना नाम और नंबर भी लिख दिया था। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। वो काफ़ी खूबसूरत नौजवान था, लेकिन मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था, क्योंकि अब वह कार्ड मेरे किसी भी काम का नहीं था। अगर मैं अपनी फ्रेंड को वह कार्ड देती तो उस पर उस लड़के का नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, और अब मैं वह कार्ड अपनी फ्रेंड को नहीं दे सकती थी। मैंने गुस्से में इस नंबर को डायल किया और उसे डांटने लगी कि तुमने अपना नंबर इस कार्ड पर क्यों लिखा, अब यह मेरे किसी भी काम का नहीं है। खैर यही से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया था। मुझे रोहित से मोहब्बत हो गई थी, वह भी ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करता था। पहले पहले तो हमारे बीच सिर्फ बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह मेरी तारीफें करने लगा कि पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जानबूझकर मैंने तुमसे बहस शुरू की थी। मुझे उस कार्ड से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं चाहता तो दूसरा कार्ड भी ले सकता था। मुझे दिलचस्पी तो तुम में थी, इसलिए मैंने अपना नंबर लिख कर दे दिया था। पहले तो मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती का था, जैसे कि मेरे दोस्तों ने कर रखी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी यह दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएंगी और वह मुझे बहुत प्यारा हो जाएगा। 3 महीने में ही हमारा यह हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। अब हमारे बीच किसी भी बात का कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से सभी तरह की बातें शेयर करने लगे थे, वह बातें भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल खत्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। धीरे धीरे मैं बहकने लगी थी, अपनी राह से भटकने लगी थी। शायद वह उम्र ही कुछ ऐसी जज्बाती होती है। उस समय मैं हाई स्कूल में थी और मेरी उम्र उस समय 16 साल ही थी। ये ऐसे नाजुक उम्र होती है कि लड़कियां बहुत जल्दी अपनी राह से भटक जाती है। एक बार रोहित ने मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया था। मेरा अपना खुद यह हाल था कि अब बातों से मन नहीं भरता था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए। वह मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया था। हालांकि अकेले फ्लैट में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी घबराहट कम होने लगी। रोहित मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास अमेरिका जा रहा हूँ, कुछ साल बाद वापस लौटूंगा और फिर तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगा। कुछ साल बाद मैं अच्छा भला सेटल हो जाऊँगा तो तुम्हारे घर वाले रिश्ते पर एतराज़ नहीं करेंगे। रोहित की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने कहा रोहित, मैं इतने साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर, मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो उसकी भी नम थी, पता ही नहीं चला था कि कब रोते रोते उसके करीब हो गई थी। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया और रोने लगी। हम दोनों का ही मिलन पहली बार था। रोहित की ज़िंदगी में भी मुझसे पहले कोई लड़की इतने करीब नहीं हुई थी और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आया था। वो मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप बिना नौकरी के मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे, और फिर अभी तुम 18 साल की भी नहीं हो। मैं उनके साथ लगकर रोए जा रही थी। पता नहीं कब रोहित पर खुमारी सी चढ़ने लगी थी। वह मुझे धीरे धीरे अपनी बाहों में भरता चला गया था। कहने लगा मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगा, मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास हो तो तुम्हें याद कर लिया करूँ। इन हसीन पलों को याद करके दिल को सुकून पहुँचा लिया करूँ। यह सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी, रोहित से पीछे हटी थी। मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं बेहोश हो गई थी। मैं उसे ज़्यादा मना नहीं कर पाई। धीरे धीरे
हम बेहद करीब होते चले गए और मुझे खुद ही अंदाज़ा नहीं हुआ। मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन गई थी। जब जज़्बातों का तूफ़ान ठंडा हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोए जा रही थी। वह शर्ट पहनते हुए कहने लगा, मैं तुमसे कभी भी बेवफ़ाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, रोहित मुझे डर लग रहा है, अगर देर हो गई तो मैं क्या करूँगी? कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तो तुम सिर्फ हाई स्कूल में हो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस भी आ जाऊँगा, बल्कि इससे पहले ही आ जाऊँगा। बस तुम शादी मत करना और मेरा इंतज़ार करना। यह कहकर वह वहाँ से चला गया था, लेकिन वह नहीं आया। पहले पहले वह मुझसे बात कर लिया करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल आनी भी बंद हो गई थी, उसका फ़ोन भी बंद जाने लगा। बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। इसी तरीके से 6 साल तक मैंने उसका इंतज़ार किया था, लेकिन वह नहीं आया। अब मैं 22 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना कर देती तो कभी कोई बहाना, लेकिन अमित के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं इनकार कर सकती। वह बहुत खूबसूरत हैंडसम लड़का था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी। महीने का लाखों कमाता था। फिर मैं कैसे इनकार कर पाती? मेरे माँ बाप ने मेरी उससे शादी कर दी और मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही मेरी शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं डर गई थी, लेकिन फिर वह जान जाता कि मैं पवित्र नहीं हूँ। और अब तो रोहित मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वह क्यों आया था? जब 6 साल में भी नहीं आया, तो अब क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आया था? मैं तो पहले से ही बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा पति मुझे बिना सफ़ेद चादर के अपनाने को तैयार नहीं था। उसे मेरी पवित्रता का सबूत चाहिए था, जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई थी। अमित कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हुआ। कहने लगा, चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं टेबलेट खा लूँगी, कुछ देर में ठीक हो जाऊँगी। कहने लगा, रोहित मेरा बहुत ही गहरा दोस्त है, मैं चाहता था तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर अमित कहने लगा, जानती हो अंजलि, मेरे दोस्त रोहित के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, उसे एक लड़की से मोहब्बत थी, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। वह तो उस लड़के के खातिर विदेश चला गया था, क्योंकि खुद को सेटल कर सके और उस लड़की से शादी कर सके, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दिया। वो जहाँ गया था वहीं उसका एक्सीडेंट हो गया और जिसमें उसकी एक टांग भी खराब हो गई। अब वो वहाँ है, बिना स्टिक के नहीं चलता है। इसी एक्सीडेंट में उसके मोबाइल भी किसी ने उठा लिया था और उसे वापस नहीं मिला, इसलिए उस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। जिस कंपनी से उसे नौकरी मिली थी, उन्होंने उसका इलाज करवाया था, लेकिन उसे 5 साल के लिए कैद कर लिया था कि जैसे ये ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा, और 5 साल तक वापस हिंदुस्तान नहीं जा सकता था। लड़की से वह चाहकर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फ़ोन नंबर जिस फ़ोन में था वह तो एक्सीडेंट की वजह से वही मौके पर किसी ने उठा लिया था। जो वापस आया तो उसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की, उसका इंतजार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। वो फिर कहने लगा कि तुम्हें पता है मैं शादी की रात सफ़ेद चादर क्यों बिछाना चाहता था? मैंने पूछा, क्यों? तो वो कहने लगा, उस लड़की ने मोहब्बत में रोहित के साथ सारी हदें पार कर दी थी और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, अपने पति को धोखा दे रही थी। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है। पहले तो शादी से पहले अय्याशी किया करती है और पति को खबर भी नहीं होती। उनके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की पवित्र है या फिर अपनी इज्जत पहले से गंवा चुकी है। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अमित के पास आई और रोने लगी। अमित ने कहा, क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, अमित मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुमसे झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं अमित को सब कुछ सच सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने ही रोहित से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं कैसे यह पाप कर बैठी थी। मैंने उसका 5 साल तक इंतज़ार किया। मुझे लगा उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ यह हादसा हो गया है। शादी के बाद मुझे यही डर लगता था कि तुम जान जाओगे तो तुम मुझे नहीं रखोगे, तलाक दे दोगे। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे करीब आओ। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर जाती थी कि तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे। लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी हर एक बात कह दी है। चाहो तुम मुझे माफ़ कर दो, चाहो तुम मुझे सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर अमित की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वो कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत भी गंवा दी? फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ औरत को सिर्फ उसका पति ही उसे दे सकता है।
गैर मर्द नहीं रह सकता। मुझे अपने दोस्त रोहित की यह बात बहुत बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली थी और हमेशा उसको इस बात पर बुरा भला भी कहता रहता था, क्योंकि यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम मेरी मोहब्बत बन गई थी। शादी के साथ फेरे लेते हुए ही तुम मोहब्बत खुद ब खुद हो गई थी। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। पति पत्नी एक दूसरे का वस्त्र होते हैं और वस्त्र इंसान के शरीर को छुपा कर रखते हैं, उसकी कमियों को भी छुपा लेते हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा यह राज भी छुपा लूँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ थामा था। मैं पत्थर सी बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अमित का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में अमित की मोहब्बत रोहित से भी ज़्यादा कई गुना बढ़ चुकी थी। वह मुझे माफ़ कर चुका था। उसने रोहित से दोस्ती भी खत्म कर दी थी। उसके बाद रोहित कभी हमारे घर नहीं आया था, ना ही अमित ने कभी उसकी चर्चा की थी। मेरी शादी को अब 3 साल गुजर चुके थे। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। अमित ने कभी मुझे मेरे अतीत के हवाले से ताना नहीं दिया और मेरा तो यह हाल है कि मैं अमित की दीवानी हो चुकी हूँ। उसके जबान से निकला हर शब्द मेरे लिए हुक्म का स्थान रखता है। दोस्तों, असल मोहब्बत वही है जो अपने पति से की जाती है कि वह आपको मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। भगवान के लिए अपने पति से मोहब्बत करना, गैर मर्द के 4 दिन की मोहब्बत की बातों में आकर अपनी इज्जत दांव पर मत लगा देना। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।